नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। उत्तराखंड में आज से लेकर 18 मई तक पूरे प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लगा दिया गया है। दरअसल 10 मई को कोविड कर्फ्यू खत्म हो रहा था, जिसे आगे बढ़ा दिया गया है। इस दौरान प्रदेश सरकार की तरफ से सख्त आदेश है कि कोविड कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जाए। सिर्फ 1 बजे तक फल, दूध, सब्जी और जरूरी सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी। अंतर्राज्यीय परिवहन में 50% वाहनों के संचालन की अनुमति है, उसके लिए भी कारण बताना पड़ेगा। तो उत्तराखंड में 18 मई तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। हालांकि आज से कोविड कर्फ्यू में और ज्यादा सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। 1 बजे तक फल, सब्जी, दूध और जरूरी सेवाओं की दुकानें खुलेंगी। गैर जरूरी बाहर निकलने वाले लोगों पर कार्रवाई भी होगी और जो वाहन हैं उनके भी 50% तक ही वो वाहन चलाए जाएंगे, लेकिन कारण भी बताना होगा। सरकार ने जैसा सरकार का था कि राज्य के निवासियों की सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने 11 तारीख से 18 तारीख प्रातः 6 बजे तक, 11 तारीख सुबह 6 बजे से और 18 तारीख सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। संपूर्ण राज्य में ये कर्फ्यू लागू रहेगा, जिसमें कई तरह की, जिस तरह आपका कुछ गतिविधियां, जो हमारी आवश्यक सेवाएं हैं, वो गतिविधियां चलती रहेंगी। जो प्रेस के हमारे कर्मचारी हैं, मीडिया के जो हमारे साथी हैं, उनका जो आईडी है वही उनके लिए पास होगा। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देहरादून से विनोद हमारे साथ जुड़ गए। विनोद का रुख कर लेते हैं। विनोद, जिस तरह से कोविड कर्फ्यू की जो अवधि है उसको 18 मई तक कर दिया गया, लेकिन कल भी हमने देखा कि लोग बेपरवाह थे, सड़कों पर निकल रहे थे, पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। आज से सख्ती और ज्यादा बरतने के निर्देश दिए गए। क्या वो सख्ती देखी जा रही है उत्तराखंड में, देहरादून में, राजधानी में? और कोरोना की जो आंकड़े हैं उनमें मामूली गिरावट है, तो क्या माना जाए कि अगर लोग पालन करेंगे इस कोविड कर्फ्यू का तो शायद ये आंकड़े कम हो सकते हैं? कौशल, देखिए, प्रदेश में आज से लेकर 18 मई तक कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा और ऐसे में आज से सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आज से सख्ती बरती जाए। राजधानी की अगर बात करें तो अनावश्यक रूप से लगातार वो जब से ही कोविड कर्फ्यू शुरू हुआ है तब से ही अनावश्यक लोगों की भीड़ देखने को जरूर मिल रही है, लेकिन आज से राज्य सरकार की ओर से विशेष सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि अब उत्तराखंड ऐसा राज्य हो गया है और छोटे से जनपद राज्य में अब लगातार कोविड के आंकड़े बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। यही वजह कि अब लॉकडाउन ना करते हुए एक रूप कोविड कर्फ्यू का अब राज्य में दिया गया है, जिसके चलते अब सख्ती बरतने के भी निर्देश दिए हैं। मैं राजधानी देहरादून के घंटाघर चौक पर हूँ। आप ये नज़ारा देखिए कि लगातार एक तरफ जहां आवश्यक सेवाओं को ही राज्य सरकार की ओर से छूट दी गई है, लेकिन लोगों की भीड़ यहां पर जमा हुई है। कारण जरूर बताना पड़ रहा है कि किस काम से वो निकले हैं, क्या उनको कार्य है कि किस कार्य से वो निकल रहे हैं, लेकिन जरूर ये है अभी थोड़ी भीड़ कम जरूर हुई है, लेकिन लगातार भीड़ थोड़ी देर बाद बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग अनावश्यक रूप से भी यहाँ पर निकल रहे हैं। वैधानिक कार्रवाई पुलिस के माध्यम से की जा रही है लगातार, और ये संख्या में आपको बताऊं कि कौशल की करीब राज्य में 3 करोड़ से ज़्यादा के चालान अब तक हो चुके हैं, जो पुलिस ने राजस्व चालान के माध्यम से अभी तक इकट्ठा किया है। अब इस बात से अंदाजा लगा है कि राज्य सरकार एक तरफ सख्ती बरतने के निर्देश दे रही है कि कोरोना की चेन को तोड़ा जाए, क्योंकि लगातार मौत के आंकड़े सबको हैरान कर रहे हैं कि देवभूमि से जिस तरह से मौत के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और करीब 100 से ज़्यादा प्रतिदिन मौतें हो रही है, तो ये एक बड़ा चिंता और चिंताजनक बात है। लेकिन अब लोगों को भी समझना होगा। ये तस्वीरों के जरिए एक सवाल और भी खड़ा हो रहा है विनोद, जो ये तस्वीरें हैं हम चाहते हैं कि आप दिखाते रहें, और दूसरा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं वो सिर्फ बाइक सवारों को ही चेक कर रहे हैं, उनसे ही आने जाने का वजह पूछी जा रही है, लेकिन जो कारें हैं, जो कार सवार लोग हैं वो धड़ाधड़ निकलते जा रहे हैं। क्या कारों पर ये नियम, क्या कार सवारों पर ये नियम लागू नहीं होता है? क्या पुलिसकर्मियों को किसी भी कार सवार से ये पूछने की वो जहमत नहीं उठानी पड़ रही है कि आखिर आप कहां जा रहे हो, किस वजह से जा रहे हैं?
जी जी, देखिए कौशल, अभी सभी से वैसे तो पूछताछ की जा रही है और जिन जो कार चालक हैं या वो मेडिकल से संबंधित लोग हैं, वो स्वास्थ्य सेवा से अपनी सेवा देने जा रहे हैं, तो उनको तो छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन सख्ती जरूर बरती जा रही है। और नज़ारा इस तरफ का मैं दिखाऊं तो लगातार चालान काटने की प्रक्रिया यहाँ पर जारी है। लोग जरूर पुलिस से उलझ रहे हैं, अपना कारण बता रहे हैं कि हम इस कारण से निकले हैं, लेकिन अब बिल्कुल अनावश्यक रूप से जो विनोद, आप बात कर सकते हैं, ये जो पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश कीजिए कि किस तरह की सख्ती बरती जा रही है और कितने चालान अब तक हो गए। जी जी, हम कोशिश करेंगे बातचीत करने की। हमारे साथ में मुकेश डिमरी जी है। भाई साहब, अब आज से पूरे प्रदेश में कोविड कर्फ्यू हो, सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। कैसे कैसे लोग यहाँ पर अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? जो लोग अनावश्यक घूम रहे हैं उनकी गाड़ी हम सीज कर रहे हैं, प्रॉपर पेपर चेक करें, जिसके पास प्रॉपर रीज़न है, कि मेडिकल रीज़न है, इसका पेरेंट्स बीमार हैं, कुछ भी एक्सवाइजेड कोई भी रीज़न है, उसको हम छोड़ रहे हैं। लेकिन जो अनावश्यक घूम रहा उसकी गाड़ी हम सीज कर रहे हैं। तो अभी तक किस तरह के निर्देश आपको दिए गए हैं, क्योंकि आज से कोविड कर्फ्यू है और पूरे प्रदेश में लगातार सख्ती बरतने के निर्देश सरकार की तरफ से हैं? हमें निर्देश मिले हैं कि जो आपको अनावश्यक घूमता हुआ दिखाई दे उसकी गाड़ी प्रॉपर सीज करो, और नहीं मानता तो थाने में जाकर मुकदमा लिखाया जाए। जिसके पास रीज़न है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, अनावश्यक कोई प्रॉब्लम है, उसको छोड़ सकते हैं, अन्यथा गाड़ी को सीज किया जाए, थाने में जाकर मुकदमा लिखा जाए। कौशल, देखिए दूसरी तरफ का नज़ारा ये है कि जो भी कार यहाँ पर से गुजर रही है या फिर दुपहिया वाहन यहाँ से गुजर रहा है, उनको पुलिस के माध्यम से पूछा जा रहा है, कारण पूछा जा रहा है, और जो स्वास्थ्य कर्मी है या फिर अन्य जो भी आवश्यक सेवाओं को राज्य सरकार की ओर से छूट दी गई है, उनको ही जाने दिया जा रहा है। और जो अनावश्यक रूप से यहाँ पर घूम रहे हैं उनको वैधानिक तरीके से चालान काटकर जुर्माना उन पर किया जा रहा है। और यही वजह है कि सरकार सख्ती बरतने के मूड में इसलिए है क्योंकि अब लगातार देवभूमि से ऐसे आंकड़े लोगों के सामने आ रहे हैं जिसका लोगों के एक भय का माहौल है, क्योंकि मौत के आंकड़े सबसे बड़ी संख्या में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और कोविड के मामले यहाँ पर बड़ी संख्या में देखने को मिल रहे हैं। यही वजह है कि अब सरकार लॉकडाउन ना करते हुए एक ऐसा स्वरूप कोविड कर्फ्यू का दिया है कि जैसा पूर्ण रूप में, यानी पूर्व के समय में जैसे लॉकडाउन का हालात उत्तराखंड में देखे गए थे कि कंप्लीट लॉकडाउन यहाँ पर किया गया था, लेकिन उसको ना करते हुए कोविड कर्फ्यू का यहाँ रूप दिया है। लेकिन हालात वही है कि जैसे इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि जिस तरह से आज से 11 मई से 18 मई तक जो कोविड कर्फ्यू बढ़ाया गया है, तो कहीं ना कहीं सख्ती देखी जा रही है। पुलिस भी एक्टिव है और तमाम आने जाने वालों से पूछा जा रहा है कि आखिर वो किस वजह से जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया विनोद आपका तमाम जानकारी के लिए और ये तस्वीरें हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको बता दें, आज नैनीताल के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज नैनीताल दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करेंगे सीएम। सुबह 10 बजे वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे थे, जहां MBPG कॉलेज का उन्होंने निरीक्षण किया था। वहां पर भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए थे और आज नैनीताल के दौरे पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यहां भी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का जो वैक्सीनेशन होगा उसका मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। सुबह 10 बजे नैनीताल के वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत, जहां पर जो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को जो वैक्सीन लगनी है उस वैक्सीनेशन कार्यक्रम का सीएम तीरथ सिंह रावत निरीक्षण करेंगे। बड़ी खबर नैनीताल से आपको बता रहे हैं, तो सुबह 10 बजे वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। आज नैनीताल के दौरे पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर का सीएम निरीक्षण करेंगे। पौड़ी में 18 से 44 साल के उम्र के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का काम जिले में एक निर्धारित सीमित संख्या के साथ फिलहाल प्रशासन ने शुरू कर दिया है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद जिलाधिकारी पौड़ी विजय कुमार जोगदंडे कर रहे हैं। पौड़ी और कोटद्वार में ही वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। यहां सीमित संख्या के तहत 500 लोगों का वैक्सीनेशन पौड़ी के राजकीय इंटर कॉलेज में, जबकि 500 अन्य लोगों का वैक्सीनेशन कोटद्वार के राजकीय इंटर कॉलेज कलाल घाटी में किया जा रहा है। हालांकि पहली प्राथमिकता फ्रंटलाइन वर्कर को दी गई है। कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए देहरादून के एक शख्स ने दिन रात मेहनत की है। दरअसल मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ने पर फ्लो मीटर की खपत भी बढ़ गई है। ऐसे में कई आइसोलेट हुए लोग अस्पतालों में बेड न मिलने की दशा में घर पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर से इलाज करा रहे हैं। फ्लो मीटर की बढ़ती मांग को देखते हुए हाथी बड़कला रोड पर
कारपेंटर की दुकान चलाने वाले सुरेंद्र सिंह फ्लो मीटर का विकल्प बनाकर कोरोना मरीजों की सेवा में जुटे हुए हैं। सुरेंद्र सिंह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर देसी तकनीक पर आधारित ऑक्सीजन सिलेंडर में लगने वाला फ्लो मीटर बनाकर जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क बांट रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार कोरोना बेकाबू है और हर दिन लगातार मामले अधिक से अधिक आ रहे हैं। ऐसे में हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से ज़रूरतमंदों की मदद की जा सके। एक ऐसे ही मिसाल, एक ऐसा ही उदाहरण मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैं इस वक्त एक दुकान पर हूँ जहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी लोग फ्लो मीटर बना रहे हैं। ये फ्लो मीटर काम आता है जब ऑक्सीजन सिलेंडर से किस तरीके से ऑक्सीजन की दी जानी है मरीज को, उसके लिए काम आता है। और बाज़ारों में अगर आप देखेंगे तो फ्लो मीटर की काफ़ी दिक्कतें हैं। ये तो एक्चुअल हमने पहले तो हमारा ये काम, ये मेरा मिशन ये नहीं था। मेरे मन में तो विचार आया था कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर देंगे लोगों को। तो मैं गुरुद्वारे से जुड़ा हूँ, दिल्ला बाज़ार से। तो उन्होंने हमें कहा कि तुम हमें फ़ंड दे रहे थे कि कितने सिलेंडर ले लो और ऑक्सीजन की सप्लाई करो फ्री में। तो हम गए बाज़ार में, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले। फिर हमने ऑक्सीमीटर ढूंढा। हमने कहा चलो इसकी सेवा नहीं, ऑक्सीमीटर की सेवा करते हैं। फिर ऑक्सीमीटर ढूंढने लगे तो ऑक्सीमीटर भी नहीं मिला। फिर ऑक्सीमीटर के लिए मैंने दिल्ली फ़ोन किया। डॉक्टर किसान है, उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। हमने कहा सर 5 ऑक्सीमीटर हमको दे दीजिए, हमने यहाँ सेवा करनी है। उन्होंने कहा शाम को मिल जाएंगे। फिर वो शाम को फ़ोन किया कि दिल्ली में भी ऑक्सीमीटर ख़त्म हो गए हैं, यहाँ नहीं मिलेंगे, पर मैं तेरे को टिप देता हूँ जुगाड़ की, किसी डॉक्टर ने इन्वेंट की है, वो टिप ले ले, उससे अगर तू कर सकता है तो कर ले। तो वो टिप थी, उसमें ड्राई ऑक्सीजन थी, ये पानी का सिस्टम नहीं था। वो मैंने रात को बनाया, पर फिर किसी और से कंसल्ट किया कि नहीं, पानी में से जानी चाहिए गैस। अगर पानी में गैस जाए तो ठीक नहीं है, ऑक्सीजन जानी चाहिए। फिर मैं 8 बजे अपने घर में सो गया। फिर पता नहीं क्या ऊपर वाले कोई कला बरती थी, मुझे एक आइडिया आया। मैंने कहा शाम को एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मैंने फिर वर्कशॉप खोली, रात भर एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट किया, वो सक्सेस हो गया। फिर सुबह एक डिमांड आई कि एक पेशेंट को लगाना है, वो रिलीफ आए। वो मैंने उनके घर पर लगाया, ऑक्सीमीटर लगाया, वो सक्सेस हो गया। बस वो फ़ोटो मैंने दोस्त को खुश करने के लिए डाली। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। आगे बढ़ते हैं। कालसी ब्लॉक के दातनू गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से जांच न कराने को लेकर गांव के जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद दातनू गांव में राजस्व विभाग की टीम पहुंची, जिसने गांव वालों से जांच कराने का आश्वासन दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में जांच करेगी। दरअसल कुछ दिन पहले गांव के लोगों को बुखार और खांसी जुकाम की शिकायत मिली थी। 13 लोगों ने जांच कराई तो 5 लोग कोरोना पॉजिटिव भी निकल गए, जिसके बाद किसी ने दातनू गांव की ये अफवाह उड़ा दी कि गांव के लोग कोरोना के डर से अपनी जांच नहीं करा रहे। डीएम उधम सिंह नगर रंजना राजगुरु खटीमा दौरे पर पहुंची। डीएम ने इस दौरान खटीमा से लगी 17 मील बॉर्डर का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ ही बॉर्डर पर तैनात कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने नागरिक चिकित्सालय का क्षेत्रीय विधायक पुष्कर धामी के साथ निरीक्षण किया। वहीं चिकित्सालयों से अस्पतालों में चल रहे कोविड वार्ड, चिकित्सालय व्यवस्थाओं और इलाज में आ रही परेशानियों के बारे में जानकारी दी। 14 मई को ईद है, जिसे लेकर मसूरी में तैयारियां चल रही हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से आम लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में रहकर ही ईद मनाएं। 18 मई तक प्रदेश भर में कोविड कर्फ्यू लागू है। ऐसे में कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। तो घरों में रहकर ही ईद मनाएं, इस तरह की अपील मसूरी प्रशासन की ओर से की जा रही है। 18 मई तक कोविड कर्फ्यू लागू है, इसका पालन कराया जा रहा है। छोटी बड़ी बातें होती है आपस में। ईद को लेकर प्रशासनिक अधिकारी लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि वो घर पर रहकर ही ईद की खुशियों को सेलिब्रेट करें। धर्मनगरी हरिद्वार में कोरोना महामारी के चलते हालात काफी गंभीर बने हुए हैं। रोजाना बड़ी तादाद में कोरोना संक्रमित हो रहे लोग, कई लोगों की मौत भी हो रही है। ऐसे में स्वास्थ्य सुविधा का जायजा लेने खुद ग्राउंड जीरो पर राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद उतरे। राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने राज्य सरकार और पतंजलि योगपीठ की ओर से संचालित बेस हॉस्पिटल का निरीक्षण किया।
बेस हॉस्पिटल में 50 कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं। इस दौरान मंत्री ने पीपीई किट पहनकर कोरोना पॉजिटिव मरीजों का मनोबल बढ़ाया। राज्य मंत्री के साथ सीएमओ एसके झा भी मौजूद रहे। हॉस्पिटल में गया, जो हमारे कोरोना पॉजिटिव वहाँ पर हैं, लगभग 50 के लगभग वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। उन सब से मैंने वार्ता की, कोई आपको किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है, समय पर डॉक्टर आते हैं, आपको दवाई देते हैं। वो बिल्कुल संतुष्ट थे। और 2 आईसीयू भी वहाँ पर चल रहे थे, 1-2 आईसीयू वहाँ पर बंद था। मैंने कहा कि जो भी इनके लिए टेक्निकल लोगों की आवश्यकता है उनको तुरंत आप रखें, और जो ये 1-2 आईसीयू यहाँ पर बंद है तत्काल उनको चलाएं। पौड़ी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर की खपत से लेकर जिला अस्पताल में काफी ध्यान रखा जा रहा है, जिससे कोरोना मरीजों की हालत बिगड़ने पर व्यवस्था न बिगड़ सके। फिलहाल जिला अस्पताल में 50 ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद हैं। जैसे जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर खाली हो रहे हैं, वैसे ही ऑक्सीजन सिलेंडरों की पूर्ति भी की जा रही है, उनको रिफिल भी किया जा रहा है। रेगुलर जैसे ये खाली होते चले जाएंगे, वो वहाँ भरा जाएगा और उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट खिप आती रहेगी। एक रोटेशन में जो है जैसे जैसे खाली होता जाएगा वैसे वैसे वो भरे जाएंगे। और जो है हो सकता है कि हम लोगों को और भी जो है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर मिले, तो जो है नॉर्मल पेशेंट जिसको जो है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की जिसकी जो है नॉर्मल ऑक्सीजन की ज़रूरत कम है, तो हम उनको जो है उसमें ले लेंगे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर में। और बाकी जिसको जो है वाकई जो है जो और ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो उसको हम ले लेंगे। हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर महदूद गांव में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां गांव में 2 बच्चों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। बच्चों के शव घर के पास ही एक गोदाम में खड़ी कार से बरामद हुए। बच्चे 2 दिन पहले घर से लापता हो गए थे। सूचना मिलते ही एसएसपी समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। 7 तारीख को रात को हमारा रानीपुर कोतवाली में सूचना मिली कि सलीमपुर क्षेत्र में 2 बच्चे हैं, जो 8 साल का है 7 साल का है, वो दोनों मिसिंग करके तत्काल रूप से जो है हमने गुम से इसका जो है वो वहाँ कायम किया था। और हमारा विभिन्न टीम गठित करके जो है लगातार हम प्रयास कर रहे थे। आज रात का हमारे पास सूचना मिली थी कि जो घर का पास है घोड़ा में गाड़ी के अंदर एक गाड़ी दिख गई करके, फिर हमने फोरेंसिक टीम के साथ आके दोनों गाड़ी को हमने अभी कब्जे में लिया है। अभी फोरेंसिक टीम से हम एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं, तो गाड़ी को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जैसा हो सकता है उसका अनुसार किया जाए। तपोवन आपदा के 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। रविवार को भी एक शव एसएफटी एडिट टनल से बरामद किया गया। ये शव इस टनल के 90 मीटर पर मिला, जिसकी पहचान धीरेन्द्र पुत्र हर्षलाल के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 41 साल बताई जा रही है और ये पौड़ी के कोट गांव का रहने वाला है। आपको बता दें कि अब तक तपोवन आपदा में 205 लोगों में से 82 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 36 मानव अंग बरामद हुए हैं, जिसमें 49 शवों की शिनाख्त हो चुकी है। भगवान केदार की पंचमुखी उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से हिमालय प्रस्थान की तैयारियां तेज हो गई। 14 मई को बाबा की डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से रवाना होगी। इसको लेकर तहसील प्रशासन, देवस्थानम बोर्ड, तीर्थ पुरोहित समाज और हक हकूकधारियों की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्सव डोली 14 मई को ऊखी मठ से गौरीकुंड के लिए रथ से रवाना होगी। 15 मई को डोली गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पहुंचेगी। डोली यात्रा में पौराणिक परंपराओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। डोली के साथ चलने वालों को शासन की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। जैसे कि विगत वर्ष के भांति भी इस वर्ष भी ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ से भगवान केदारनाथ की चल विग्रह डोली चलेगी। लेकिन पिछले साल डायरेक्ट गाड़ी से गौरीकुंड भगवान को पहुंचाया गया था, लेकिन इस साल थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। जहां जहां भगवान है, जहां जहां परंपरा अनुसार भगवान की पूजा की जाती है और भगवानों से भेंट करके केदार बाबा की डोली आगे बढ़ती है। जैसे कि ओंकारेश्वर मंदिर के नीचे थोड़ा सा पीपल के पेड़ के वहाँ पे पूजा होगी, उसके बाद काशी विश्वनाथ गुप्त काशी में पूजा होगी, उसके बाद फाटा में पूजा होगी, उसके बाद रात्रि प्रवास के लिए भगवान केदारनाथ की चल विग्रह डोली गौरीकुंड पहुँचेगी। तो फिलहाल इसी खबर के साथ पहाड़ प्रभात में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए बड़ी खबरों का बुलेटिन मेरे सहयोगी राजीव भांडला।